आरबीआई ने आज आपके लिए बड़ी खुशखबरी दी है। आम लोगों की ईएमआई में राहत मिलने वाली है। आपके होम लोन, ऑटो लोन सस्ता होने वाले हैं। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.5% की कटौती की है। इस साल तीसरी बार ये दरें घटाई गई हैं। इसके अलावा आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कैश रिजर्व रेशियो में भी 4 चरणों में 1% की कटौती करने का ऐलान किया है। और आरबीआई के ऐलानों पर ज्यादा डिटेल बता रहे हैं हमारे सहयोगी विपिन भट्ट। तो आरबीआई ने बहुत सारे तोहफे दिए हैं, एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे बड़ा तोहफा तो आया है कि रेट कट हुआ है 50 बेसिस पॉइंट का। रेपो रेट में यहां पर कट किया है आरबीआई ने और अब नया रेपो रेट हो गया है 5.5% का। इससे क्या होगा? इससे आपके लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, हर तरह के लोन सस्ते होते हुए नजर आएंगे। और दूसरा तोहफा दिया है सीआरआर कट का, यानी लिक्विडिटी बढ़ाने का एक तरीका है और पूरे 1% का कट। हालांकि ये 4 अलग अलग चरणों में होता हुआ नजर आएगा और इससे करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए सरप्लस मार्केट में आते हुए दिखाई देंगे, जो कि अगेन ग्रोथ को एक बड़ा पुश देते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहां एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आरबीआई ने अपना जो स्टैंस है, यानी आगे चलते हुए वो किस तरह के कदम उठाएंगे, उसमें परिवर्तन किया है। अभी तक जो स्टैंस एकोमोडेटिव था उसे न्यूट्रल कर दिया है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि एकोमोडेटिव स्टैंस में 2 ही स्थिति बन सकती थी, या तो कोई रेट कट ना हो और अगर किसी प्रकार का रेट चेंज हो तो वो सिर्फ डाउनवर्ड्स हो, यानी रेट में सिर्फ कटौती होगी। लेकिन जब न्यूट्रल पे आ जाते हैं तो फिर किसी भी दिशा में जा सकता है। हो सकता है कोई रेट कट ना हो सकता है रेट बढ़ाए जाएं, या फिर हो सकता है परिस्थिति अनुसार रेट घटाए भी जाएं। तो ये एक बड़ा चेंज यहां पर आया है। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, एक ग्रोथ और दूसरा महंगाई। ग्रोथ का जो अनुमान है 6.5% पर ही रखा है आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए, लेकिन महंगाई का अनुमान जरूर उन्होंने 4% से घटाकर 3.7% कर दिया है, यानी वहां पर एक राहत बनी रहेगी। और यही कारण है कि शायद आरबीआई को, गवर्नर साहब को यह मौका मिला कि वो 0.5% की रेट कटौती कर सके। अब देखना यह है कि इसका इंपैक्ट कितनी जल्दी होता हुआ नजर आएगा। और आरबीआई ने गोल्ड लोन के नियमों में भी आसानी की है, बदलाव लाया। आरबीआई ने 2.5 लाख तक के गोल्ड लोन के लिए लोन टू वैल्यू एलटीवी रेशियो को 75% से बढ़ाकर 85% तक करने का फैसला किया है। इस फैसले से 2.5 लाख तक का गोल्ड लोन आसानी से मिल जाएगा। 75% को हम छोटे लोन्स के लिए 85% तक करने का हमारा प्रस्ताव है। 85%। तो छोटे लोन्स 2.5 लाख रुपए तक के लोन के लिए इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, 2.5 लाख प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये पूरी स्पष्टता जो है हम अपने सर्कुलर में देंगे। हमें उम्मीद है कि इससे जहाँ पे मिनिमम रिस्क के साथ में इस गोल्ड लोन की श्रेणी को हम अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं। तो आरबीआई के रेट कट के बाद क्या अब होम लोन लेने का सही समय आ गया है? क्या बैंक रेट कट का पूरा फायदा ग्राहक को देंगे? कंज्यूमर अड्डा में आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा होगी शाम 5:57 पर। और आरबीआई के रेट कट के डबल बूस्टर से इकोनॉमी और बाजार में रफ्तार की उम्मीद भी मजबूत हुआ है। तो आज आवाज अड्डा में भी इसी पर चर्चा होगी कि रेट कट का डबल तोहफा, बाजार में मौका। 7:57 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे और यहां उन्होंने रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। इसके बाद अंजी ब्रिज और कटरा से कश्मीर के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे के बीच आज ऐतिहासिक तस्वीरें भी देखने को मिली। चिनाब रेल ब्रिज के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी तिरंगे को हाथों में लेकर चलते दिखे। पीएम मोदी रेल पुल पर चल रहे थे और उनके हाथ में तिरंगा शान से लहरा रहा था। और कल से कटरा कश्मीर रूट पर वंदे भारत का कमर्शियल रन शुरू हो जाएगा। कल सुबह कटरा से श्रीनगर वंदे भारत की सभी सीटें फुल हो गई हैं। आज जो वंदे भारत ट्रेन कटरा से श्रीनगर के लिए रवाना हुई, उसमें सफ़र का कैसा एहसास हो रहा है, उसी ट्रेन से ऑन बोर्ड रिपोर्ट दे रही हैं दीपाली नंदा।
पहली वंदे भारत ट्रेन जो कश्मीर के सफर पर जा रही है उसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जिस कोच में मैं मौजूद हूँ प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आए थे और जो यहाँ पर स्कूली बच्चे हैं उनके साथ उन्होंने बातचीत भी की थी। कम से कम 3 से 4 मिनट उन्होंने इस कोच के अंदर बिताया, बच्चों से बातचीत की। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? हाँ जी, वो मेरे बिल्कुल साइड पे खड़े हुए थे। मतलब एक्सपेक्ट नहीं हो रहा था कि वो आए हुए हैं। बातचीत तो नहीं हुई बट जब मिल चुके हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है। बातचीत हुई, प्रधानमंत्री क्या बोल रहे थे आप बच्चों से? हाँ, प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि आप बड़े होकर क्या बन जाते हो, कौन कविता लिखता है, क्या हुआ, क्या पूछ रहे थे। कश्मीर के लिए जो पहली वंदे भारत ट्रेन है उसमें सफर करने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की खुशी इन बच्चों के चेहरों पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। और अब मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि किस तरह से कश्मीर के लिहाज से, कश्मीर की तरक्की के हिसाब से ये जो वंदे भारत ट्रेन है वो मील का पत्थर साबित होगी। अभी अगर रेलवे लाइन की बात करें तो पूरी तरह से सिर्फ कटरा तक ही ये रेलवे लाइन विकसित है। अगर हम USBR प्रोजेक्ट की बात करें और अब उसी के तहत इसको आगे एक्सटेंड किया गया है। श्रीनगर तक का सफर अब आप सीधा ट्रेन से कर पाएंगे और अभी जो वक्त लगता है अगर आप कटरा से श्रीनगर जाते हैं तो ये 6 से 7 घंटे का है। लेकिन जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत जिसमें मैं मौजूद हूँ इसमें सिर्फ आप 2 से ढाई घंटे में पहुंच जाएंगे कटरा से श्रीनगर। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जिस तरह से आप देख सकते हैं इस वक्त हम टनल के अंदर आ गए हैं। इसी तरह की इस पूरे रूट पर करीब करीब 36 टनल हैं जिनसे होकर ये ट्रेन गुजरेगी और जो एशिया की सबसे लंबी टनल है T50-51 वो भी इसी रूट पर आती है। और इसके अलावा जो इस पूरे रूट का एक बड़ा अट्रैक्शन है वो है चेनाब ब्रिज, जिस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, वहां पर उन्होंने तिरंगा फहराया, उसका उद्घाटन किया। तो वो जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है वो भी इसी रूट पर है। तो जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए आर्थिक तौर पर, टूरिज्म के लिहाज से और खास तौर पर जो लोग अब तक सोचते थे कि किस तरह से ट्रेन के जरिए कश्मीर की हसीन वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं, तो उनके लिए आज का दिन काफी अहम है। कटरा से श्रीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में सुरक्षा के भी कड़े और तगड़े इंतजाम किए गए हैं। हर ट्रेन में 15 कमांडो मौजूद रहेंगे जो AK-47 बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट के साथ लैस हैं। देखिए दीपाली नंदा की रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्रीनगर के लिए रवाना हुई नई नवेली वंदे भारत ट्रेन में और आप जो तस्वीर देख रहे होंगे ये तस्वीर आमतौर पर आपको किसी दूसरी वंदे भारत ट्रेन में नहीं दिखाई देगी क्योंकि कश्मीर के लिए इसकी नई शुरुआत की गई है। संवेदनशील इलाका है, इसलिए जो यात्री इस वंदे भारत ट्रेन में सफर करें वो पूरी तरह से सुरक्षित महसूस हो। इसी मकसद से RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंडर जो स्पेशल कमांडोज की फोर्स बनाई गई है खास तौर पर संवेदनशील इलाकों के लिए, और इस फोर्स का नाम है कोरस। उनके जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके हाथ में AK-47 है, बुलेट प्रूफ जैकेट इन्होंने पहनी हुई है और जितने भी एक डिफेंस के लिए आधुनिक हथियारों की जरूरत पड़ती है सुरक्षा के लिए वो सभी इनके पास मौजूद है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वंदे भारत ट्रेन जो कि 2 पेयर में चलाई जा रही है श्रीनगर के लिए, हर एक कोच में 2 इसी तरह के जो स्पेशल कमांडोज है उनकी तैनाती की गई है। अगर टोटल नंबर की बात की जाए तो इनकी संख्या 15 है, यानी कि हर एक ट्रेन में इस तरह के आपको 15 कोरस के स्पेशल फोर्स जो है उसके कमांडोज दिखाई देंगे। चूंकि पहलगाम हमले के बाद जो हालात है अभी भी काफी संवेदनशील बने हुए हैं और श्रीनगर के इलाके में ये नई वंदे भारत ट्रेन जाएगी। और आपको बता दूं कि सिर्फ आज के लिए नहीं है बल्कि हमेशा के लिए जब भी ये ट्रेन श्रीनगर की तरफ रुक करेगी तो जो यात्री इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए इसी तरह के जवान हर एक कोच में तैनात किए जाएंगे। दीपाली नंदा, वंदे भारत ट्रेन, श्रीनगर की तरफ। स्टारलिंक यानी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का भारत ड्रीम अब सच होता दिख रहा है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक अब भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस देगी। इसके लिए सरकार ने स्टारलिंक को लाइसेंस दे दिया है। कंपनी को ट्रायल स्पेक्ट्रम भी मिलेगा और बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। बाकी डिटेल समझते हैं असीम मनचंदा से। बताएं असीम। एलन मस्क की कंपनी ने 3 साल पहले भारत सरकार के पास लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। अब कंपनी का इंतजार खत्म हो गया है। सरकार ने कंपनी को लाइसेंस दे दिया है। लाइसेंस के साथ साथ कंपनी को ट्रायल स्पेक्ट्रम भी दिया जाएगा। कंपनी भारत में अपनी सेवाओं के ट्रायल की शुरुआत कर सकती है। कंपनी को अब फिलहाल जो कमर्शियल सेवाएं हैं उसको देने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कंपनी अपनी बुकिंग ले सकती है लेकिन कमर्शियल सेवाएं देने के लिए कंपनी को स्पेक्ट्रम की जरूरत होगी। हाल में ही टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने अपनी सिफारिशें दूरसंचार
विभाग को भेजी है। अगले 1 से 2 महीने के अंदर कंपनी को ये जो दूरसंचार विभाग है इन सिफारिशों को फाइनल कर लेगा और कंपनी को स्पेक्ट्रम का आवंटन कर देगा और उसके बाद कंपनी अपने कमर्शियल सर्विसेज की शुरुआत भारत के अंदर कर देगी। जानकारों के मुताबिक जो कमर्शियल सर्विसेज है स्टारलिंक की वो 1000 रुपए से शुरू हो सकती है। तो जो दूर दराज के इलाके हैं, जंगल है, पहाड़ है, वहां पर आपको आसानी से सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं मिल सकती हैं। इधर हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में अंधाधुंध बढ़ोतरी पर सरकार एक्शन में आ गई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने IRDAI को मनमानी करने वाली इंश्योरेंस कंपनियों पर पेनल्टी लगाने और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ज्यादा डिटेल बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में हो सकती है। CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि जिस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने अंधाधुंध अपने प्रीमियम में बढ़ोतरी की है, उसे लेकर सरकार बेहद नाराज है। हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार ने इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI को निर्देश दिया है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो भी दोषी कंपनियां हैं उनके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाए। दरअसल पिछले हफ्ते इंश्योरेंस कंपनियों के साथ रिव्यू मीटिंग की थी वित्त मंत्रालय ने और उसमें यह पता चला कि बहुत सारी कंपनियों ने कार्टेल बनाकर पूरे देश में यूनिफॉर्म तरीके से प्रीमियम में बढ़ोतरी की है, जो कि सरकार को बेहद नागवार गुजरा और उसके बाद से ये निर्देश दिया गया है कि IRDAI को कि वो इन दोषी कंपनियों के खिलाफ सख्ती से निपटे। दरअसल अगर देखें तो इंश्योरेंस प्रीमियम में लगभग 30% के आसपास बढ़ोतरी की गई है और क्लेम रिजेक्शन भी प्राइवेट जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनका लगभग इतना ही, यानी कि एक तरफ तो मनमाने तरीके से प्रीमियम बढ़ाया, दूसरी तरफ से क्लेम रिजेक्शन का रेशियो भी बढ़ा दिया। जबकि सरकारी कंपनियों का जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनका क्लेम देने का जो रेशियो है करीब 103% है, वहीं प्राइवेट कंपनियों का रेशियो 70% से भी घटकर नीचे आ गया है। तो लिहाजा ऐसे में सरकार कह रही कि जब सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां कम मुनाफे के बावजूद भी आपको क्लेम रेशियो इतना ज्यादा दे सकती हैं, तो प्राइवेट कंपनियां आखिरकार इस तरह से गड़बड़ी क्यों कर रही हैं। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में IRDAI की तरफ से जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके खिलाफ एक्शन देखने को मिल सकता है। और इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई एक और खबर, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ सकता है, इंश्योरेंस महंगा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक IRDAI ने सड़क परिवहन मंत्रालय से मंजूरी मांगी है। इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ हमारे साथ हैं CNBC TV 18 के यश जैन। यश, बताएं मोटर इंश्योरेंस को लेकर क्या बड़ी खबर है? तो ये एक बहुत बड़ी खबर है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए। सूत्रों के हवाले से जैसे आपने कहा, हमें पता लगा है कि जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वो एक प्रपोजल कंसिडर कर रही है जो कि होगा मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने के लिए। मोटर इंश्योरेंस में 3 सेगमेंट होते हैं, मोटर थर्ड पार्टी, मोटर ओन डैमेज और मोटर पर्सनल एक्सीडेंट। मोटर थर्ड पार्टी जिसमें से कंपलसरी होता है बाय लॉ खरीदना एक गाड़ी के साथ, और उसका प्रीमियम रेगुलेटेड होता है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकती। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और IRDAI एक कंसल्टेशन में बढ़ाती है। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि IRDAI जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटर है, उन्होंने मिनिस्ट्री को प्रपोजल भेजा है और एक एवरेज 18% का इंक्रीज या बढ़ोतरी मांगी है मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में। इनफैक्ट वन ऑफ द व्हीकल सेगमेंट जो होता है उसमें 20 से 25% का इंक्रीमेंट या इंक्रीज मांगा गया है मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में। 4 साल से इंडस्ट्री वेट कर रही है, ये इंक्रीज का नहीं आया, बट इस बार संकेत है कि ये पास हो सकता है और एक इंक्रीज प्रीमियम में आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मोटर थर्ड पार्टी अगर देखा जाए तो पूरा जो बिजनेस करती है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, उसका 20% कंट्रीब्यूट करता है। खाली मोटर का देखा जाए तो कम से कम 60% कंट्रीब्यूट करता है। और अगर एक 20% का मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में इंक्रीज गवर्नमेंट अगर देती है तो उससे इंश्योरेंस कंपनीज के, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के कंबाइंड रेशियो से में 4 से 5% की इंप्रूवमेंट आ सकती है। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं, खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैब एग्रीगेटर्स कैसे कैब बुकिंग से पहले ही एडवांस टिप्स मांगते हैं और इस पर एक्शन भी हुआ था। लेकिन अब सरकार के निर्देश के बावजूद
कैब एग्रीगेटर्स ने एडवांस टिप के ऑप्शन को हटाने से इनकार कर दिया है, तो अब इसके बाद हो सकती है कार्रवाई। सूत्रों के मुताबिक CCPA इसकी जांच शुरू कर दी है और जल्दी ही कंपनियों पर पेनल्टी भी लग सकती है। पूरी डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। हाल में ही आपने देखा होगा जो कैब एग्रीगेटर कंपनियां हैं उन्होंने ग्राहकों से एडवांस टिप वसूलने की शुरुआत की है। इसको लेकर के जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और जो कैब एग्रीगेटर कंपनी उनको नोटिस भेजा और उन्होंने कहा कि एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और इसको आप अपने जो ऐप्स हैं उनसे हटा लीजिए। लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि जो कैब एग्रीगेटर कंपनियां हैं उन्होंने इसे हटाने से इनकार कर दिया। कंपनियों का कहना है कि ये किसी भी तरह से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है, ग्राहकों के पास पूरी तरह से विकल्प है, ग्राहक इसे नजरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो कंपनियों की इस बात से सहमत नहीं है, इस दलील से सहमत नहीं है। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इस पूरे मामले की जांच की शुरुआत कर दी है। अगले हफ्ते ये जांच पूरी हो सकती है और जो कैब कंपनियां हैं, जो कैब एग्रीगेटर कंपनी है, उनके ऊपर जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो जुर्माना भी लगा सकती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।